हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपना पार्ट 3 डिस्कस करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस का, राइट। तो इससे पहले दो पार्ट्स में हमने अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करे, तो अभी मैं आपको दोबारा इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं ये वोकैबुलरी का पार्ट होते हैं, आपको ये याद रखना चाहिए वोकैबुलरी का। और जो वोकैबुलरी होती है ये हमारी 40 to 50% जो पेपर है एग्जाम में उसका वेटेज होता है इंग्लिश का। अगर इंग्लिश में मैं बात करूं, अगर आपके एग्जाम में 25, 30 या 50 जो जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें से 40 to 50% का जो वेटेज रखता है वो अकेली वोकैब रखती है। अब वोकैब जो होता है वो हमारा डिवीजन देखिए। सबसे पहले वोकैब का जो हम बोलते हैं एंटोनिम्स, जो वर्ड मीनिंग्स के अंदर आ गया, एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, आईपी। और इसके साथ हमारी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। देखिए फ्रेजल वर्ब, हालांकि ग्रामर में वर्ब में प्रीपोजिशन जोड़ के उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, लेकिन उसको वोकैब का हिस्सा इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर उसको वोकैब की तरह प्रैक्टिस करें तो हम उसको ज़्यादा याद रख सकते हैं, एग्जाम में उसको ज़्यादा करेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये याद हो गया। अब वोकैब को मैंने आपको पढ़ने के कुछ तरीके बताए और आपको उसी तरीके पर ध्यान देना है। देखिए पहले क्या होता था कि हम 4 या 5 वर्ड्स हर दिन याद करते थे, वो एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। अब वो तरीका नहीं काम करता है। क्यों? अब इसके पीछे का एक रीजन सुनिए। अभी जो आपके हाल फिलहाल में आपके पास बहुत सारा रीडिंग मटेरियल है। इंग्लिश में तो अनलिमिटेड मटेरियल, आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। आपको नोवेल मिल सकती हैं, राइट, नोवेल्स मिल सकती हैं बहुत सारी। आपको राइटिंग्स मिल सकती है, काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स मिल सकते हैं, आपके ऐसे मिल सकते हैं। और उसके साथ आपके पास न्यूज़पेपर आता है। न्यूज़पेपर, इंग्लिश में न्यूज़पेपर अच्छे पब्लिश हो जाते हैं, रिपोर्टें अच्छी आ जाती हैं। और जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर होते हैं उनकी खासियत ये होती है, ये हर एक डोमेन को कनेक्ट करते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, सबको कवर करते हैं। उससे आपके पास क्या हो जाता है, एक एम्पल अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी मिल जाती है आपको, बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं और वहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। और जब भी अगर आप ईडियम्स एंड फ्रेजेस या कुछ थोड़े एडवांस वर्ड या अच्छे वर्ड सीखना चाहें तो आप फिक्शंस पढ़ सकते हैं। फिक्शंस क्या होते हैं? इमेजिनरी कहानियाँ जो किसी ऑथर ने लिखी होती हैं, उसका जो खुद का थॉट होता है, उसके ऊपर कोई स्टोरी लिखी है, उसमें उनके पास पावर ऑफ एक्सप्रेशन यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जो उनको अच्छा मतलब राइटिंग को अच्छा कर दे, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं। तो अब फिलहाल का कॉन्सेप्ट क्या है? फिलहाल का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपने वर्ड देखा उसको वर्ड को लिखो, उसका मीनिंग लिखो, उसके एंटोनिम लिखो, सिनोनिम्स लिखो और उसको ट्राई करो अपनी कम्युनिकेशन में यूज करने के लिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है लैंग्वेज को सीखने का। क्योंकि लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको साइंस और मैथ्स की तरह डील मत करिए और मैथ्स और साइंस को इंग्लिश की तरह डील मत करिए। लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह सीखिए, उसको प्रैक्टिस करिए, राइट। जितना ज़्यादा उसके साथ आप अपने आप को कंफर्टेबल कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो उतनी ज़्यादा लैंग्वेज आपको आएगी। और लैंग्वेज अकेले सिर्फ ग्रामर के रूल्स नहीं होते हैं। लैंग्वेज में उसका रीडिंग सेक्शन होता है, उसकी वोकैब होती है, उसके शब्द होते हैं, उसके शब्दों के इस्तेमाल पे भी डिपेंड करता है लैंग्वेज। और सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, आप कॉम्प्लेक्स बना पा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी जो थोड़ा सा कठिन सेंटेंस है उसको अच्छे से पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो लैंग्वेज पे आपको काम करना है, राइट। तो अब हम अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस शुरू करते हैं। इनका याद करने का तरीका जो हमने पढ़ा है वो तो आपको याद होने चाहिए क्योंकि ऐसे ही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देख सकते हैं और दूसरे एग्जाम्स, अब जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे अलावा भी दूसरे एग्जाम्स में वो क्या पूछी जाती है उनको भी देख सकते हैं आप। और इसके साथ साथ रीडिंग तो करनी है। रीडिंग के थ्रू आपको जितने भी मिलेगा वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा, समझ में आएगा क्योंकि वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर की और पहले इडियम से शुरू करते हैं। बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? टू सेटल डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़े, वाद विवाद। तो इनको सेटल करने के लिए हम बरी द हैचेट यूज करते हैं हमारे इडियम। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन हैज अ होपफुल एस्पेक्ट्स टू इट, यानी हर मुसीबत का एक हल होता है। ये वो वाली बात है कि जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है उसमें एक हमारा होपफुल एस्पेक्ट होता है, उम्मीद भरा है कोई एस्पेक्ट होता है। नाउ थर्ड वन इज पुल समवंस लेग। तो हम कहते हैं हिंदी में भी टांग खींचना, मतलब क्या होता है? किसी को टीज करना, परेशान कर देना, राइट। नाउ बाय हुक और बाय क्रुक, यानी किसी भी तरीके से आपको ये काम करना है। तो आपको असाइनमेंट दे दिया जाता है, वी डोंट नो, बाय हुक और बाय क्रुक यू हैव टू डू इट, आपको ऐसा करना ही है, राइट। ये काम करना ही है। तो बाय एनी मीन्स, कुछ भी आप साधन यूज करिए, कुछ भी आप संसाधन यूज करिए, आपको ये काम करना है तो करना है, यानी बाय हुक और बाय क्रुक। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज।
राइट, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड न्यूज जिसकी आपने उम्मीद भी ना किया हो, ऐसी कुछ आप न्यूज सुन लो तो बुल्ट फ्रॉम द ब्लो। कैसल इन द एयर का मतलब होता है अनरियलिस्टिक प्लान। तो एयर के अंदर कैसल, कैसल कैसल का मतलब समझ में क्या होता है, जिसको हम महल बोलते हैं, राइट, कैसल। तो पहाड़ों के ऊपर क्या होता था, जैसे आप इंडिया में तो नहीं, लेकिन जब आप यूरोपियन कंट्रीज के साइड देखोगे तो पहाड़ होते हैं, तो इनके ऊपर कुछ महल बना दिए जाते थे, राइट, बड़े बड़े से, इनको हम बोलते थे कैसल। तो कैसल इन द एयर यानी हवा में महल, हवा में महल बनाना या हवा में घर बनाने की बात कर रहा है, मतलब अनरियलिस्टिक प्लान, यानी जो इमेजनरी है, जो रियल में प्रैक्टिकली नहीं है, तो इसको हम इनप्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं। द लास्ट स्ट्रॉ, इसका मतलब क्या होता है, द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स दैट मेक्स द सिचुएशन इनटॉलरेबल, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें से आखिरी जो मुसीबत बच जाए, आखिरी प्रॉब्लम बच जाए जो सिचुएशन को इनटॉलरेबल बना दे। इनटॉलरेबल का मतलब है जो सहा ना जाए, राइट, उसकी बात हो रही है, द लास्ट स्ट्रॉ। ना द लायन शेयर का मतलब होता है द लार्जेस्ट पोर्शन, थ्रू थिक एंड थिन, यानी इन गुड और एंड बैड टाइम्स, ही इज माई फ्रेंड ऑफ थिक एंड थिन, यानी बोलते हैं ना कि ये मुसीबत का दोस्त है, तो इन गुड एंड बैड टाइम्स, राइट। नाउ 10th, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, स्पेशल स्किल्स और नॉलेज। तो कुछ आपके पास स्पेशल स्किल्स हैं या कुछ नॉलेज हैं, तो उसके लिए अगर आपको हाईलाइट करना हो तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, राइट। इन अ नटशेल का मतलब होता है वेरी ब्रीफली, राइट, कंसाइजली। किसी भी चीज को आप बहुत बड़ी बात है उसको आप छोटी बात मतलब मूल रूप में उसको छोटे स्वरूप में आप उसको समझा दें, यानी इन अ नटशेल, राइट। वंस कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है, वंस चूजन और प्रेफर्ड थिंग, यानी किसी के द्वारा चीज चूज करी गई या फिर उसकी प्रेफर्ड थिंग। च्यू द सीनरी का मतलब होता है टू एक्ट ओवरली इमोशनल, यानी किसी बात पे बहुत ज्यादा भावुक होके एक्ट करना, राइट। चेंज ऑफ हार्ट, डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग। चेंज ऑफ हार्ट का मतलब होता है कि पहले आप उसके बारे में कुछ और सोचते थे, अब आपका मन बदल गया है, तो हिंदी में बोलते हैं ना मन बदल जाना, उसका मतलब क्या होता है कि अब आप उसके बारे में कुछ और सोचते हैं, यानी डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग। एंड आई वॉश का मतलब होता है अ प्रिटेनेंस, राइट। टू लीड वन बाय द नोज का मतलब होता है टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली। टू लीड वन बाय द नोज का मतलब होता है कि अगर आप किसी को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हो, राइट, आप उसको जैसा बोल रहे हो वैसा ही एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब होता है टू लीड बाय वन बाय द नोज। आपने देखा होगा अगर गांव में या फिर ऐसे मूवीज वूवीज में, तो घोड़ा या तांगे या फिर ऐसे ब्लक कार्ट या जो हमारी ऑक्स कार्ट होती है, तो उनकी नोज से वो एक रस्सा निकाल के लेके चलते हैं, तो फिर उनको वो कंट्रोल करते हैं। तो वो ये वही पुराने कॉन्सेप्ट है। मैंने बताया ना, लैंग्वेज का जब विकास होता है तो वो पुराने टाइम से और अब तक लैंग्वेज ने बहुत कुछ देखा होता है। सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंजेस जो होते रहते हैं वो लैंग्वेज में भी चेंज होते रहते हैं। तो लैंग्वेज डिसाइड करती है सोसाइटी के रूप को, और सोसाइटी भी लैंग्वेज को डिसाइड करती है, तो दोनों आपस में इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप किसी एक टाइम की हिस्ट्री या उसकी सोसाइटी के कल्चर के बारे में जानना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम की राइटिंग्स को पढ़िए। अगर आपको इंडिया के बारे में जानना है, पुराने बारे में, इंडिया के रिवॉल्यूशन के बारे में और फ्रीडम के बारे में बात करनी है आपको, तो उस टाइम के लिटरेचर को पढ़िए, तो आपको ज़्यादा और अच्छा नॉलेज होगा उसकी सोसाइटी कैसे लोग एक्ट कर रहे थे, कैसे। तो लैंग्वेज का भी विकास ऐसे ही होता है, सोसाइटी भी डेवलप हो रही है, लैंग्वेज भी डेवलप होती है, तो कंटेम्प्रेरी होते हैं दोनों चीज़, यानी सेम टाइम पे एक साथ एक्ट करते हैं जो लोग, उनको हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। प्ले विद फायर का मतलब होता है टू डू समथिंग रिस्की, यानी हम बोलते हैं ना आग के साथ खेलना, तो यानी कुछ रिस्की काम करना, मुसीबत भरा काम करना, राइट। आउट फॉर द काउंट का मतलब होता है इन अ डीप और इनसेंसिबल स्लीप, राइट। ड्रॉ द लाइन टू सेट अ लिमिट ऑन समथिंग, तो ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है किसी चीज को लेकर लिमिट को सेट कर देना कि इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा या इससे ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, तो जब हम ड्रॉ द लाइन बोलते हैं टू सेट द लिमिट ऑन समथिंग। इन ब्लैक एंड व्हाइट इसका मतलब राइटिंग होता है। लॉन्ग इन द टूथ का मतलब होता है टू ओल्ड टू डू समथिंग, यानी किसी काम करने के लिए बहुत ज्यादा वृद्ध हो जाना यानी वृद्ध अवस्था में रहना। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब ऑल गुड एंड बैड टाइम्स भी था, और इसका एक और मीनिंग होता है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, तो जितने भी कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो उनके अंदर। द लायन शेयर द बिगेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट फॉर अ होल। टू फुट द बिल का मतलब होता है टू मेक पेमेंट, यानी किसी को पैसे देना या पेमेंट करना। शूटिंग फिश इन अ बैरल एक्सेप्शनली इजी टू डू, राइट।
तो बहुत ज़्यादा आसानी से करना। शूटिंग फिश इन अ बैरल, तो किसी बैरल है उसके अंदर कोई फिश है, तो आप समझिए उसको, मछली को मारना तो बहुत आसान काम है। सी के अंदर एक और चैलेंजिंग काम है, और पॉन्ड के अंदर चैलेंजिंग हो सकता है, रिवर के अंदर, किसी छोटे से बैरल के अंदर करना यानी एक्सेप्शनली ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है टू डू। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट एनीमोर। तो वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब ये भी होता है कि कोई भी पास्ट की ऐसी घटना जो ज्यादा सिग्निफिकेंट ना हो या ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, राइट। फेदर इन हिज कैप का मतलब एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, यानी किसी ऐसी अचीवमेंट के ऊपर प्राउड करना, राइट, गर्वान्वित होना। तो अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है अ शॉर्ट डिस्टेंस, एक छोटी सी डिस्टेंस को। सेट द व्हील्स इन मोशन टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स, तो सेट द व्हील्स इन मोशन का मतलब होता है कि कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो, उसके बाद एक इवेंट्स होते जा रहे हैं, यानी इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स, राइट। टू वॉक द टाइट रोप, अब टू बी वेरी कॉशियस, अब इसको आप ऐसे समझिए, ये एक तरीके से एक रोप, यहाँ पर एक डंडे गड़े हुए हैं, अगर आपने खेल दिखने वाले देखे हो तो इस तरीके से एक डंडे होते हैं और इसके बीच में एक रोप होती है, और उस पे एक कोई भी व्यक्ति जो होता है वो चल रहा होता है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा डंडा होता है। तो इसका मतलब वहीं से आया ये कि टू वॉक द टाइट रोप का मतलब होता है वेरी क्यूशियस, तो देखा होगा वो बहुत सावधानी पूर्वक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, यानी वहीं से वेरी बी वेरी कॉशियस एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट विदाउट डिले, बिना किसी देरी के। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया, इसको हाईलाइट करेंगे और याद रखेंगे, राइट। थ्रू कॉशन टू द विंड, यानी टेक रिस्क उठाना, राइट। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी, तो किसी चीज को इस तरीके से करना जिससे आप समय और पैसा दोनों बचा सके। कॉल इट अ डे का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, तो यानी किसी चीज पे काम करने से बंद कर देना। क्लोज शेव का मतलब होता है अ नैरो एस्केप, तो अगर आपने देखा हो कोई गाड़ी है, दो गाड़ी जा रही होती हैं, वो बिल्कुल उसको टकराने से बच गई, तो यानी इट वाज वेरी क्लोज शेप, यानी बहुत ज्यादा नैरो एस्केप था, बस बस बच ही गए, वहां से ही आया क्लोज शेव। ब्लू ब्लड का मतलब होता है अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ हाई फैमिली, तो ब्लू ब्लड आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कॉमनली न्यूज में भी रहता है, तो जब आपको बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली या फिर बहुत बड़ी जो आपको बात करें इन मॉनेटरी बेसिस पे भी बोले कोई बहुत बड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं ब्लू ब्लड, यानी अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ हाई फैमिली। टू मेक मैटर्स वर्स, मेक द सिचुएशन वर्स, तो टू मेक मैटर वर्स का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को खराब कर देना। नेक्स्ट, हार्ट एंड सोल का मतलब क्या होता है विद ऑल द एफर्ट यू कैन पुट, तो जितना भी ज्यादा आप मेहनत कर सके, वो होते हैं ना एडी, सर से एडी तक का जोर लगा देना, यानी पूरा का पूरा खून पसीना एक कर देना, राइट। हार्ट एंड स्वेट, जैसे हम ब्लड एंड स्वेट बोलते हैं, विद ऑल द एफर्ट यू कैन पुट, राइट। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है कंप्लीटली अरेंज, कोई बिल्कुल अरेंज करा हुआ, यानी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जुगाड़, राइट। बी ऑन द ब्रेड लाइन का मतलब होता है बी वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब। क्राइंग वुल्फ, टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट, तो किसी चीज को मदद के लिए बुलाना जब एक्चुअली में आपको जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड इट, राइट। बेली लाफ का मतलब अ लाउड एंड अनरिस्ट्रेंड लाफ, यानी बहुत ज्यादा कोई हंसे और उसके ऊपर कंट्रोल ना हो, नहीं, बहुत ज्यादा कोई हंसता रहता है उसके लिए। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी अ पर्सन हु इज सिमिलर इन बिहेवियर और एक्शन टू हिज हर, तो यानी जो सिमिलर बिहेवियर या एक्शन करे। अ मेयर्स नेस्ट का मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया। अ मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट सिचुएशन जिसे हम कह सकते हैं, राइट, या अनप्लीजेंट सिचुएशन कह सकते हैं। बिसाइड वन सेल्फ, ऑलमोस्ट आउट ऑफ वंस सेंसेस। नाउ नेक्स्ट, कूल एज अ कुकुम्बर, जिसको हम बोलते हैं कूल एज अ आइस, यानी शांत, पीसफुल, शांत रहता है कोई, राइट। टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, तो टू इग्नोर समवन, तो किसी को जब आप इग्नोर कर देते हो तो टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। ट्रू कलर्स का मतलब होता है रियल कैरेक्टर्स, तो ये आपने सुना ही होगा, नाउ यू शो मी योर ट्रू कलर्स, तो अब तुम मुझे अपने जो ट्रू कलर्स दिखा रहे हो, तो यानी अपना वास्तविक रूप, रियल कैरेक्टर। बर्न्ट हिज फिंगर्स का मतलब टू गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ना। बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक, नर्वस फीलिंग, तो आपने देखा होगा जब आप किसी इंटरव्यू एग्जाम के लिए जाते हो तो आपके अंदर भी थोड़ा नर्वसनेस होता है, तो पेट में अजीब सा होता है, तो उसको बोलते हैं बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक, इट मींस अ नर्वस फीलिंग।
salt of the earth, a very good and honest person, right? Next, an eagle eye, a vision, कोई दूर फोर साइटेडनेस होता है जो मतलब आगे तक का विजन रखता है, सोच रखता है, राइट? रेन ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड टू स्पॉइल अ मूवमेंट, यानी किसी भी मूवमेंट को खराब कर देना। एट द ड्रॉप ऑफ अ डेम का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट हेजिटेशन, कोई बहुत जल्दी से कर देना बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी पॉज के। और ईयर्स का मतलब टू लिसन अटेंटिवली, बिल्कुल कान लगा के सुनना, ध्यान लगा के एकदम सुनना, अटेंटिवली होके सुनना, राइट? टू पुल समवन्स लेग का मतलब होता है टू जोक विद समवन। अभी हमने पढ़ा था समवन्स लेग का मतलब क्या होता है कि किसी पे जोक करना या किसी को अनॉय या पर सताना। स्नोड अंडर का मतलब होता है बिजी, बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाना। हार्ड नट्स टू क्रैक्स, इन एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज हार्ड टू कन्विंस। तो हार्ड नट्स टू क्रैक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा उसको कन्विंस करने में बहुत दिक्कत आती हो, मतलब बहुत ज्यादा एक ही पॉइंट पे अड़े रहे, जिसको हम बोलते हैं अड़ियल व्यक्ति है, कि ये बात ही नहीं सुनता है, बात ही नहीं मानता है, यानी हार्ड नट्स टू क्रैक, राइट? बीविंग फ्रॉम एयर टू ईयर, सी, इसका मतलब होता है स्मेलिंग बोर्डली, राइट? एट सी का मतलब एट अ लूज और परप्लेक्स्ड, राइट? अंडर द वेदर का मतलब होता है नॉट वेरी वेल, ज्यादा नहीं होना। बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है? गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया। बर्ड्स आई व्यू का मतलब अच्छा और कॉम्प्रिहेंसिव, जो समझाया जा सके या फिर लाइक अंडरस्टैंडेबल, राइट, आइडिया हो, उसको हम बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। द एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अ बिग प्रॉब्लम एवरीवन इज इग्नोरिंग और अफ्रेड टू टॉक। ऐसी कोई बड़ी समस्या जो हर कोई इग्नोर कर रहा है या फिर उसके बारे में भयभीत है बात करने से, पर लेकिन वो एक्चुअल प्रॉब्लम है, द एलिफेंट इन द रूम। तो ये याद रखेंगे, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, काफी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, टू स्टैंड वंस ग्राउंड, टू मेंटेन वंस पोजीशन, अपनी जमीन बचाए रखने का मतलब होता है कि अपनी पोजीशन को बचाए रखना, समझिए, राइट? वंस ग्राउंड का मतलब क्या होता है? अपनी पोजीशन बनाए रखना, टू मेंटेन वंस पोजीशन। अ स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, माइल्ड का मतलब छोटी सी पनिशमेंट देना। अ लॉट ऑन वंस प्लेट का मतलब अ लॉट टू डू, बहुत कुछ करने के लिए। टू बी ऑन थिन आइस, टू बी इन अ वेरी रिस्की सिचुएशन, ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन करा था, थिन आइस का मतलब कैसे हुआ। अ लेम एक्सक्यूज का मतलब वीक एक्सक्यूज, मतलब व्यर्थ का बहाना, कोई उसका कोई ज्यादा अच्छा एक्सक्यूज ना है। हर्ट्स गो आउट टू का मतलब होता है टू सिंपैथी फॉर समवन व्हेन दे आर डिस्ट्रेस। हर्ट्स गो आउट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान है, डिस्ट्रेस में है, तो उनको सिंपैथी करना, उनको सहारा देना, उनको सद्भावना रखना। टॉफी नोस्ट का मतलब अ पर्सन हु थिंक्स ही इज ऑफ हाई सोशल क्लास एंड लुक्स डाउन ऑन अ पीपल ऑफ लोअर। तो कोई अपने आप को सोचे कि वो बहुत बड़ा हाई क्लास का है और लुक्स डाउन ऑन अ पीपल लोअर क्लास को थोड़ा ऐसे देखे, तो टॉफी नोस्ट। इज इन हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है? चीयरफुल, बहुत ज्यादा खुश, संतुष्ट, इसके लिए बोलते हैं। बियर अप का मतलब टू बी स्ट्रांग इनफ टू कंटिन्यू और एट अ डिफिकल्ट टाइम। तो बियर अप का मतलब होता है कि कंटिन्यू, जो हमारा जो डिफिकल्ट समय है उसमें अपने आप को डटे रखना, राइट, स्ट्रांग बनाए रखना, और जो भी आप काम कर रहे हो उसको करते रहना, बियर अप। अब ब्लैक शिप का मतलब होता है डिसग्रेस फॉर द फैमिली, तो जो धब्बा होता है जिसे हम बोलते हैं उसको बोलते हैं ब्लैक शिप। द काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी अ पीरियड ऑफ क्वाइट दैट कम्स बिफोर अ टाइम ऑफ एक्टिविटी या एक्साइटमेंट या वायलेंस एक्सेट्रा। ये बोलते हैं ना, ये तूफान से पहले की शांति है, ये वही है इसका मतलब, कि कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी या कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या कुछ बहुत बड़ा वायलेंस होने वाला है, उससे पहले का जो शांत पीरियड होता है, राइट? तो उसके लिए तो बोला भी जाता है कि ये जो शांति है इस शहर में अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई तूफान भी आ सकता है, ये उसी का मतलब है। बर्निंग योर ब्रिजेस का मतलब होता है डूइंग समथिंग दैट मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन लेटर। बर्निंग योर ब्रिजेस का मतलब आप समझिए, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और बीच में ब्रिज है, अगर ब्रिज को जला दोगे तो क्या आप दोबारा उस सिचुएशन पर लौट सकते हो? वही है, डूइंग समथिंग मेक इट इम्पॉसिबल, मेक्स इट इम्पॉसिबल, क्या ऐसा इम्पॉसिबल कर देना कि दोबारा उसी प्रीवियस सिचुएशन पर ना लौट पाए, राइट? बर्निंग योर ब्रिजेस यानी रास्ता ही अपना वापस पीछे लौटने का जो रास्ता है वही खत्म कर देना। वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च, राइट? एकदम कुछ सर्च, एकदम आप बहुत ज्यादा इंटेंस होके या फिर बहुत ज्यादा डीप सर्च कर रहे हो, किसी को खोज रहे हो, उसके लिए बोलते हैं वाइल्ड गूस चेज।
हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब टू हैव वंस ओन इंटरेस्ट टू सर्व। अप इन द एयर समथिंग दैट इज अननोन एंटायरली, कुछ बहुत ऐसा जो बिल्कुल नोन ना हो। बाय हुक और बाय क्रुक, यूजिंग वॉट एवर मेथड्स आर नेसेसरी, बाय एनी मीन्स, वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली, हैंड एंड ग्लव का मतलब वेरी इंटीमेटेड टर्म्स। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है क्लोज इनफ टू हिट द सेंटर ऑफ द टारगेट। तो पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा उसके क्लोज रहना और टारगेट को हिट कर देना, यानी इजी टू हिट द टारगेट। बियर गार्डन का मतलब अ प्लेस ऑफ नॉइस एंड डिस्टर्बेंस, तो ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा नॉइस और डिस्टर्बेंस हो। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, गेट ऑन एक्सट्रीमली वेल विथ समवन, तो किसी के साथ बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार रखना, यानी गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। अगेंस्ट द क्लॉक इन अ ग्रेट हरी, तो क्या ना वक्त से भी आगे आपको चलना है, घड़ी से भी तेज, तो वहीं बोला गया अगेंस्ट द क्लॉक। इन अ ग्रेट हरी एज फास्ट एज पॉसिबल, जितना तेज हो सके उतना। गेट अ सेकेंड विंड का मतलब होता है टू हैव रिन्यूड एनर्जी, राइट। टू स्मेल अ रेड टू रिकॉग्नाइज दैट समथिंग इज नॉट एज इट अपीयर्स टू बी, तो कुछ ऐसा कुछ जो आपको लग रहा है कि ये जिस तरीके से अपीयर हो रहा है, दिख रहा है, वैसा ये नहीं है। सो फार सो गुड, थिंग्स आर गोइंग सो वेल सो फार। सो फार सो गुड का मतलब क्या होता है, जो अभी तक सब ठीक है, यानी अगर आप जिस मोमेंट की बात करें इस वक्त सब ठीक है। सो फार सो गुड। हैंग इन देयर का मतलब टू प्रेजिस्ट इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, तो अपने आप को प्रेजिस्ट रखना डिफिकल्ट सिचुएशन में, राइट। लेफ्ट राइट एंड सेंटर हैपनिंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस और टू अ लॉट ऑफ पीपल, तो बहुत कुछ जो जगह बहुत सारी जगहों पे हो रहा है और काफी सारा लोगों के साथ हो रहा है। लेफ्ट एंड राइट एंड सेंटर, हर जगह एक ही चीज के बारे में अगर बात हो रही है और वो काफी लोगों के बीच हो रही है, तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को रिवील कर देना। 9 times out of 10 इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर केसेस में ये होता है। टू बीट और रिट्रीट का मतलब होता है टू लीव अ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को छोड़ देना। नाउ फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब अ पर्सन नॉट रिलायबल इन डिफिकल्ट टाइम, यानी कुछ ऐसे दोस्त जो सिर्फ आपको अच्छे समय में काम आते हैं, बुरे वक्त में कहाँ रहेंगे आपको भी नहीं पता रहेगा, तो ये वही वाला है फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी मौसम के साथी। टू थ्रो कॉशन टू द विंड, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क, तो ऐसा करना मतलब बिना रिस्क के बारे में सोचे हुए किसी काम को करना। टू थ्रो कॉशन टू द विंड। बी हार्ड हिट का मतलब सीवियरली अफेक्टेड बाय समथिंग अनप्लीजेंट, तो यानी मतलब सीवियरली अफेक्टेड यानी बुरी तरीके से किसी चीज के द्वारा अफेक्ट हो गए हो, राइट, और वो बाय समथिंग अनप्लीजेंट, जो कि अच्छा नहीं है, अनप्लीजेंट, राइट। अ ब्लैक शिप डिस्ग्रेस टू हिज फैमिली। सिट ऑन द फैंस का मतलब होता है कि अ पर्सन लैक ऑफ डिसिसिवनेस, जो डिसिसिवनेस ना ले पाए, जिसमें न्यूट्रलिटी जो हमारा न्यूट्रलिटी हो, ना इधर की बात करे ना उधर की बात करे, बीच में रहे पक्ष, राइट। हिजिस्टेंस टू चूज बिटवीन टू साइड्स ऑफ इन एन आर्ग्यूमेंट और इन कॉम्पिटिशन, तो वो हेजिटेट करे किसी भी दो आर्ग्यूमेंट्स में से एक चूज करने में, किसी कॉम्पिटिशन में, आर्ग्यूमेंट में। इन अ नटसेल का मतलब ब्रीफली। गो राउंड इन सर्कल्स का मतलब होता है मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन, तो इधर उधर की बातें करना, कोई प्रोग्रेस नहीं करना, कोई आर्ग्यूमेंट में कोई पार्ट नहीं करना, राइट। अ फ्लाइंग विजिट का मतलब अ वेरी शॉर्ट विजिट, बहुत थोड़े समय के लिए किसी से मिलके आना। इन सेवेंथ हेवन का मतलब होता है देखो 7वें आसमान पे पहुंचना, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश। एज गुड एज गोल्ड का मतलब क्या होता है, पर्सन हु इज ओबीडियंट एंड वेल बिहेव्ड, जो आज्ञाकारी हो और बहुत ज्यादा वेल बिहेव्ड हो, उसके लिए बोलते हैं एज गुड एज गोल्ड। टू जज अ बुक बाय इट्स कवर का मतलब होता है टू इवेल्युएट पीपल्स वर्थ बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस, तो बोलते हैं ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, इसका मतलब होता है किसी के अपीयरेंस से आप उसको जज मत करो, उसकी पर्सनालिटी कुछ डिफरेंट हो सकती है, उसके एक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, जैसा वो दिख रहा है वैसा नहीं है, राइट। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब क्या होता है, टू टेल समवन टू स्टॉप एंड कंसिडर केयरफुल। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब ये होता है कि अपनी एक और इसका मीनिंग और होता है कि अपनी क्यूरियोसिटी को रोकना, होल्ड योर हॉर्सेस, तो इसका मतलब होता है टू, और दूसरा मीनिंग होता है टू टेल समवन टू स्टॉप एंड कंसिडर केयरफुली, तो रुको थोड़ा जरा समझो और चीजों को समझो, तो ये होता है होल्ड योर हॉर्सेस, ज्यादा एक्साइटमेंट में ना रहो। वेट ब्लैंकेट का मतलब वन हु स्पॉइल्स अदर्स पीपल्स फन, तो यानी दूसरों के उत्साह को कोई खराब कर दे, यानी वेट ब्लैंकेट। द कैरेट एंड द स्टिक का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, तो आपको रिवॉर्ड भी है पनिशमेंट भी है, उनको जो मिक्सचर होता था। कैरेट का मतलब रिवॉर्ड हो गया, स्टिक का मतलब हो गया पनिशमेंट, द कैरेट एंड स्टिक। एट द 11th आवर का मतलब होता है जस्ट बिफोर द डेडलाइन, बिल्कुल डेडलाइन से पहले कुछ चीज खत्म करना, यानी एट द 11th आवर।
द डेविल्स इज बीटिंग हिज वाइफ का मतलब क्या होता है? द सन इज शाइनिंग वाइल इट रेन्स। तो देखिए बड़ा यूनिक है, द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ, यानी जब बारिश हो रही है और सनशाइन कर रहा है तो उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप पे रेनबो होता है। तो रेनबो तब होता है जब हमारा एक साइड में सन शाइनिंग हो रही हो और बारिश हो रही हो, तो उसका जो कलर डिस्पर्स होता है उससे हमारा रेनबो होता है। तो द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ का मतलब होता है द सन इज शाइनिंग वाइल इट रेन्स। तो यहाँ पर हमने अपने जो है 109 हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करे इस पार्ट में। सी अब आपको क्या करना है, जितने हमने इडियम्स अभी डिस्कस किए हैं ये आपको सारे लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, और एग्जाम में मोस्टली इन्हीं से पूछे जाते हैं। बाकी जब हम नेक्स्ट इसका पार्ट शुरू करेंगे उसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड फोकस करेंगे कि किस तरीके के हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स को भी डिस्कस करेंगे और किन इडियम्स की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें ऑल ओवर एग्जाम निकालना है, हमें उसको एग्जाम को टारगेट करके चलना है, राइट। बाकी वोकैब को आप प्रैक्टिस करिए। वो इंग्लिश इज नॉट अबाउट ओनली फॉर एग्जाम, एग्जाम तक सीमित मत रखिए इंग्लिश को, वरना उसको समझने में और पढ़ने में दिक्कत होगी। उसको लैंग्वेज की तरह डील करिए, राइट। उसके दूसरे एस्पेक्ट्स को भी देखिए, रीडिंग करिए जितना ज़्यादा हो सके, उस नए वर्ड्स को सीखिए। वो आपके कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी के साथ आपके एग्जाम में तो हेल्प करेगा ही करेगा, राइट। उसमें कोई दो राय नहीं है, एग्जाम तो हेल्प होगा ही। बाकी एग्जाम के लिए हम बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उस तरीके के क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे, उन पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आपको जो तीनों पार्ट्स में हमने वोकैब पढ़ा है, जो इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े, उनको याद करना है, उनको समझना है और पूरी कोशिश करनी है कि वो याद हो जाए आपको। याद करने के लिए सुबह उठ के रिवाइज करिए, अपने कम्युनिकेशन में बोलिए, उनको लिखने की प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको लर्न होगा। तो इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।